हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। इस पेपर में हम आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996 पढ़ रहे हैं, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996। इससे पहले की क्लासेस में हमने पार्ट 1 और 2 देखा था। पार्ट 1 मध्यस्थम का यानी कि आर्बिट्रेशन का था, और पार्ट 2 फॉरेन अवार्ड्स के बारे में, विदेशी पंचाटों के बारे में था। दोनों ही पार्ट में हमने देखा कि कोई ऐसे पक्षकार जिनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद हो गया है, तो वो न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर अपने विवादों को निपटाना चाहते हैं। तो उन विवादों को निपटाने की जो व्यवस्था की गई है, जो एक व्यवस्था का नाम है, वो एक अधिनियम है, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट 1996। और इस एक्ट में हमने पार्ट 1 मध्यस्थम का देखा। मध्यस्थम क्या है? मध्यस्थम वह है जिसमें दोनों पक्षकारों के बीच में हुए विवादों को निपटाने के लिए किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जो मध्यस्थ होता है, और दोनों पक्षकारों की बात सुन के और पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए, पूरी प्रक्रिया मध्यस्थम सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करते हुए दोनों पक्षकारों की बात सुनकर विवाद का निपटारा किया जाता है। विवाद को सुनकर पंचाट दिया जाता है, जिसे हम जजमेंट कहते हैं, निर्णय कहते हैं। और पार्ट 2 में हमने देखा विदेशी पंचाटों के बारे में। विदेशी जैसे कि नाम से लगता है, फॉरेन यानी कि जो घरेलू विधि नहीं है, जो भारत की विधि नहीं है, भारत के बाहर की विधि को विदेशी विधि कहते हैं। और विदेशी विधि के अनुसार जब कोई कार्य किया जाता है, और जैसे कि हम देख रहे हैं आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट के बारे में, तो अगर विदेशी विधि से किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में हुए विवादों को निपटाया जाता है, तो उसको विदेशी पंचाट कहते हैं। जिसमें हमने न्यूयॉर्क अभिसमय, जेनेवा अभिसमय, इनके बारे में देखा था। दोनों पार्ट के बाद तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं, जो हमारा चल भी रहा है, कंसिलिएशन का यानी कि सुलह का। जैसे कि इसके नाम से लगता है, सुलह, समझौता, समझाइश। ये भी एक वो व्यवस्था है जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति, जब कोई पक्षकार अपने बीच में हुए विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थम या सुलह अधिनियम के अंतर्गत बताए गए प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ के द्वारा या फिर सुलह समझौते के द्वारा अपने विवादों को निपटाना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं कंसिलिएशन, सुलह। इस वाले पार्ट में हम कंसिलिएशन की कार्रवाई कैसे होगी, कौन करेगा, पक्षकार कौन होंगे, इसमें सुलहकर्ता की नियुक्ति कौन करेगा, सुलहकर्ता की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, सुलहकर्ता अपना कार्य कैसे करेगा, वो सब हमने देखा। इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम सेक्शन 74 पढ़ेंगे, धारा 74, और सेक्शन 74 स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। निपटारा करार का स्तर और प्रभाव के बारे में, कि क्या इसका स्तर और प्रभाव होगा जब निपटारा करार किया जाएगा। तो धारा 74 यहाँ पे हमें ये बताती है कि निपटारा करार के स्तर और प्रभाव के ऊपर मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम की धारा 74 समुचित प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार सुलह निपटारा करार का वही स्तर तथा प्रभाव होगा जो इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत दिए गए मध्यस्थम पंचाट का होता है। यानी कि जो हमने पार्ट 1 मध्यस्थम पढ़ा था, उसमें मध्यस्थम पंचाट हमने धारा 30 में पढ़ी थी। तो धारा 30 में उस तरफ, जब धारा 30 मध्यस्थम सुलह अधिनियम की धारा 30 में जो पंचाटों का स्टेटस होता है, जो पंचाटों का स्तर होता है, वही प्रभाव यहाँ पे धारा 74 में दिया गया है, उसी तरह का प्रभाव होगा। इस तरह सहमत करार की शर्तों पर इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत तैयार किया गया मध्यस्थम पंचाट तथा एक सुलह करार की शर्तों पर निर्मित सुलह निपटारा करार के स्तर तथा प्रभाव में किसी प्रकार का भेद नहीं किया गया है। और ये भी ये वाली बात कहता है कि जो वहाँ पर मध्यस्थम पंचाट था और यहाँ पे सुलह कार्रवाई करने के बाद जो सुलह करवाई गई है, उनका वही प्रभाव होगा जिस प्रकार से मध्यस्थम पंचाट का होता है। दोनों में ही किसी भी तरह का कोई भेद नहीं होगा, चाहे वो मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट हो, निर्णय हो, चाहे सुलह के द्वारा, सुलहकर्ता द्वारा, सुलह के द्वारा करवाई गई दोनों पक्षकारों के बीच में समझाइश हो।
उस पर किसी तरह का भेद नहीं किया गया है। फिर भी चूंकि सुलह निपटारा करार पक्षकारों की सहमति के आधार पर तय किया जाता है तथा उसके पक्षकार इस करार पर हस्ताक्षर भी करते हैं, इसलिए सुलह निपटारा करार के पक्षकारों को उसकी शर्तों से मुकरने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यहाँ पे ये क्लियर बात कही गई है कि अगर ऐसा होता है कि जैसे कि नाम से ही लगता है कंसिलिएटर समझौता कब कराया जाता है, जब दोनों ही पक्षकार उस बात से सहमत होते हैं। तो जब सहमति के आधार पर करार किया गया सहमति के आधार पर पंचाट दिया गया, सहमति के आधार पर समझाइश कराई गई है और दोनों पक्षकारों की बात सुनकर, उन दोनों के अपने अपने वक्तव्य सुनकर, सारे साक्ष्य वगैरह देखकर जो दोनों पक्षकारों को राजी हैं, जो समझौते सहमति के आधार पर जो पंचाट दिया गया, सुलह की कार्रवाई जो की गई है, उन सुलह की कार्रवाई में किसी भी तरीके का अगर उन्होंने सुलह से उस पर समझौता हुआ है और उस पर हस्ताक्षर किए हैं तो उनको फिर अब मुकरने की आज्ञा यहाँ पे नहीं दी जाएगी। वापस मैं आपको बता दूं, फिर भी चूंकि सुलह निपटारा करार पक्षकारों की सहमति के आधार पर तय किया जाता है, क्योंकि दोनों से कंसर्न ली गई है। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जब सुलहकर्ता सुलह करवा रहा है, सुलह की कार्रवाई हो रही है, तो दोनों पक्षकार अपने आप से भी जाकर, या अगर सुलहकर्ता चाहे और सुलहकर्ता ने निमंत्रण दिया है तो वो सुलह कराने के जो कोई भी तरीके हो सकते हैं, अपनी सलाह भी दे सकते हैं। तो जब सलाह दी गई है निपटारा करार के लिए पक्षकारों को कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग अगर सुलह करवाई गई है तो उसकी शर्तों से मुकरने की अब उनको आज्ञा नहीं दी जा सकती और उनके विरुद्ध विबंधन का सिद्धांत लागू होगा। विबंधन का सिद्धांत क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल। और डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल विबंधन का सिद्धांत कहता है कि एक बार जो आपने बात कह दी, एक बार जो आपने बात लिखित में दे दी, अब आप उससे मुकर नहीं सकते। तो यहाँ पे सेक्शन 74 उस सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात कर रही है। जब सेटलमेंट एग्रीमेंट पक्षकारों की आपसी समझाइश से हुआ है तो फिर उनको जो शर्तें हैं उससे मुकरने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि सुलह निपटारा करार के पक्षकार तथा उस सुलह करार को निरस्त नहीं करा सकते। जब समझाइश के आधार पर ये काम किया गया है तो सुलह करार को निरस्त नहीं करवाया जा सकता। कोई सा भी पक्षकार कोर्ट में जाके या किसी और तरीके से या कोई और भी पॉइंट लाकर सुलह करार को निरस्त नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उनकी आपसी समझाइश पर ही ये सुलह हुई है। परंतु ये भी बात है कि इस अधिनियम की धारा 61 की उपधारा 2, जिसे धारा 34 की उपधारा 2 खंड ख 1 के साथ पढ़ा जाएगा, वो ये स्पष्ट करती है कि न्यायालय किसी भी करार को निरस्त करने से प्रतिबंधित नहीं है। करार को निरस्त करने से कोर्ट को हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते, हम उसको बाउंड नहीं कर सकते कि अब आप ऐसा नहीं करेंगे। यदि न्यायालय को ये लगता है कि विवाद की विषय वस्तु सुलह द्वारा निपटाने के योग्य नहीं थी तो उस आधार पर न्यायालय सुलह करार को अपास्त कर सकता है। ये सेटलमेंट एग्रीमेंट को अपास्त करने की भी बात कही गई है यहाँ पर कि माना कि यहाँ पर सुलहकर्ता द्वारा निमंत्रण पर पक्षकारों ने अपनी सहयोग से सुलह करवाई थी और सुलह के लिए वो तैयार हुए थे, समझौते के लिए तैयार हुए थे, तो सिर्फ इस कारण से कि दोनों के बीच में सुलह हो गया था, क्या न्यायालय सुलह करार को प्रतिबंधित कर सकता है? तो नहीं, प्रतिबंधित नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है कि सुलह करार को निपटाने योग्य ही नहीं था, उनका दोनों पक्षकारों के बीच में विवाद इस प्रकार से था कि उनके सुलह में हो ही नहीं सकती थी, समझाइश हो ही नहीं सकती थी, तो फिर उस आधार पर सुलह करार को अपास्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसी तरह न्यायालय को ये जब लगता है, समझता है कि सुलह निपटारा करार भारत की लोक नीति के विरुद्ध है, तो न्यायालय ऐसे सुलह करार को भी अपास्त कर सकता है। तो पहला तो वो तब अपास्त करेगा जबकि उनको लगता है कि सुलह की जो विषय वस्तु थी वो सुलह के योग्य नहीं थी, और दूसरा तब भी न्यायालय ऐसे सुलह करार को अपास्त कर सकता है जबकि वो लोक नीति के विरुद्ध है। लोक नीति के विरुद्ध क्या? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्या? वो ये कि अगर वहाँ की विधि जो पब्लिक पॉलिसी है, लोक नीति, उसके अगेंस्ट अगर सुलह कार्रवाई की गई है, सुलह समझौता करार किया गया है, तो उसको अपास्त किया जाएगा। फिर ये भी उल्लेखनीय है कि एक सुलह निपटारा करार न्यायालय की अज्ञप्ति के तुल्य माना जाएगा, यानी कि आज्ञा के
समान माना जाएगा। परंतु निष्पादक न्यायालय जिसके समक्ष वह सुलह करार निष्पादन के लिए निवेदित है, यदि यह समझता है कि सुलह करार अधिनियम की धारा 34 की उपधारा 2 खंड ख के विरोध में निर्मित किया गया है, तो न्यायालय उस सुलह निपटारा करार को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर मानते हुए उसके निष्पादन करने से मुकर सकता है। तो जब यहाँ पर हम निपटारे करार को, सेटलमेंट एग्रीमेंट को न्यायालय की आज्ञप्ति के तुल्य अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं, तो न्यायालय की आज्ञप्ति के तुल्य वो तभी होगा जबकि वो सुलह करार अधिनियम की धारा 34 के विरोध में निर्मित नहीं किया गया हो। यहाँ पे सही बात कहने योग्य ये है कि अगर किसी तरह की कोई विधि बनी हुई है और उस विधि के अकॉर्डिंग काम ना करके उसके अगेंस्ट काम किया गया है, या आप किसी और विधि के अकॉर्डिंग, किसी लॉ के अकॉर्डिंग कोई दूसरा निपटारा करा रहे हैं, या निपटारा करार जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं सुलह में, सेटलमेंट में, एग्रीमेंट में पढ़ रहे हैं। सेटलमेंट एग्रीमेंट इस तरीके से किया गया है कि जो वहाँ की जो विधि थी उसके अगेंस्ट किया गया है, या फिर कोई लॉ बना हुआ है उसके अगेंस्ट वो निपटारा करार किया गया है, तो भी उसको अपास्त करवाया जा सकता है और उसको न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ से सेक्शन 74 स्टेटस इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात करता है। आगे सेक्शन 75 की हम बात करेंगे कॉन्फिडेंटली की, यानी कि गोपनीयता की। धारा 75 गोपनीयता के बारे में बता रही है और ये यहाँ कहता है मध्यस्थम सुलह अधिनियम की धारा 75 सेक्शन 75 धारा 75 के अनुसार तत्समय यानी कि उस समय प्रवृत्त होने वाली किसी दूसरी विधि में अंतर्विष्ट यानी कि दिए गए किसी भी बात के होते हुए सुलहकर्ता और पक्षकारगण सुलह संबंधी कार्रवाई से संबंधित सभी मामलों को गोपनीय रखेंगे। गोपनीय तौर पर निपटारा करार तक विस्तार भी करेगा, सिवाय जहां इसका प्रकटीकरण संचालन प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ ये कहना चाहता है कि अगर सेक्शन 75 के अगर पक्षकार और सुलहकर्ता के बीच में कोई बात हो रही है और अगर कोई समझौता करार हो चुका है, उसके बाद में अगर इनके बीच में कोई ऐसी बात है तो उनको किसी भी सूरत में बताया नहीं जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। इसी तरह धारा 75 ये भी कहती है कि सुलहकर्ता तथा पक्षकारगण सुलह संबंधी कार्रवाई से संबंधित सभी मामलों को गोपनीय रखेंगे। दोनों ही, सुलहकर्ता भी और पक्षकारगण भी। ऐसा नहीं है कि सुलहकर्ता नहीं रखेंगे, सुलहकर्ता को भी रखनी होगी और पक्षकारगण को भी रखनी होगी, चाहे उनके बीच में कोई विवाद का समझाइश ही क्यों ना हो गई हो, उनके बीच में निपटारा करार ही क्यों ना हो गया हो, फाइनल सब सभी बातें हो गई हों, लेकिन फिर भी अगर सुलह कार्रवाई के दौरान अगर उनके बीच में कोई बात आदान प्रदान की गई थी तो उसको गोपनीय रखेंगे, सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक इस प्रकटीकरण संचालन तंत्र प्रवर्तन के लिए आवश्यक है, वहाँ तक ही इसको गोपनीय रखेंगे। ये धारा सुलह कार्रवाई के पक्षकारों और सुलहकर्ता दोनों पर सुलह करार से संबंधित सभी मामलों को किसी अपरिचित या बाहरी व्यक्ति को प्रकट करने में प्रतिबंधित करती है, दोनों को ही, पक्षकारों को भी और सुलहकर्ता को भी। कि माना कि दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता करार हो चुका है, निपटारा हो चुका है, सुलह हो चुकी है, लेकिन फिर भी जब सुलह हो चुकी है तो ये नहीं कि मामला जब समाप्त हो गया तो पीछे से जाके पक्षकारगण गोपनीय बातों को डिस्क्लोज करे, सबको बताए, या फिर सुलहकर्ता गोपनीय बातों को बताए किसी को। तो चाहे पक्षकार हो चाहे सुलहकर्ता हो, दोनों ही कार्रवाई समाप्त हो जाने के बावजूद भी प्रतिबंधित है कि वो किसी भी व्यक्ति को ऐसी बातें प्रकट नहीं करेंगे जो कि कार्रवाई के दौरान बताई गई थी, जो उनके सामने प्रकट की गई थी। यह गोपनीयता सिर्फ निपटारा या सुलह के करारों तक ही विस्तृत नहीं है, इसका विस्तार सुलह करार की शर्तों तक है, अर्थात सुलह के पक्षकारगण तथा सुलहकर्ता को सुलह की शर्तों को भी किसी सुलह की कार्रवाई से अपरिचित व्यक्ति को प्रकट करने पर प्रतिबंधित है, परंतु यदि इन शर्तों का प्रकटीकरण सुलह को लागू करने तक तथा प्रभावी रखने के लिए आवश्यक है तो सुलह करार की शर्तों को प्रकट करने की अनुमति दी गई है, अनुमति है। तो जहाँ तक संभव हो सके गोपनीयता बनाए रखनी है, लेकिन अगर परिस्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि उन बातों का बताया जाना आवश्यक है तो उस सूरत में ही बातों को डिस्क्लोज किया जाएगा, अन्यथा बातों को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। सुलह कार्रवाई के दौरान आदान प्रदान की गई सूचनाएं, बातें जो कि सुलह कार्रवाई के लिए उपयोगी थी, उनको प्रकट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर निकट भविष्य में बाद में अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि उनके बीच में हुई बातचीत समझौता करार होने के बाद भी प्रकट करने की आवश्यकता है तो प्रकट की जाएगी। ये सेक्शन 75 गोपनीयता के सिद्धांत के बारे में बताता है।
आगे की क्लास में हम अगली धारा से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।